बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के पहले दो पार्ट्स 1 और 2 सॉल्व करेंगे। ये दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। इन्हें आम तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना मुमकिन नहीं होता, इसलिए एक ख़ास फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अमली ज़िंदगी में मौजूद है। क्या आपने कभी सोचा कि एक बिल्डिंग की ऊंचाई बगैर नापे कैसे मालूम की जा सकती है? क्या आपको मालूम है कि आपके मोबाइल, जीपीएस सिस्टम या इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरिंग के किसी भी बड़े काम में इसी पाइथागोरस थ्योरम की रूह कार फरमा है? डियर स्टूडेंट्स, मैथ और साइंस के इतने अहम टूल की तारीख पर एक सरसरी नज़र डालना मुफीद होगा। प्यारे तलबा, आज से 2600 साल पहले यानी 570 बीसी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 570 साल पहले में यूनान में एक मैथमेटिशियन और साइंसदान थे जिनका नाम था पाइथागोरस। अरबी में उसको फिसागोरस कहते हैं। उस ज़माने में यूनान ने मिस्र पर कब्जा किया हुआ था। मिस्र में दरिया नील में अक्सर सैलाब आया करते और इर्द गिर्द की ज़मीनों पर सिल्ट चढ़ जाती, जिससे लोगों की मलकियतों की शनाख्त ख़त्म हो जाती और उन्हें बार बार नापना पड़ता था। इस ज़रूरत के तहत और इस माहौल में पाइथागोरस ने यह फार्मूला ईजाद किया था। पाइथागोरस थ्योरम की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि आज 2600 साल बाद भी इसकी अहमियत और ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। प्यारे तलबा, अगर आपको किसी इर्रेशनल नंबर से लंबाई की पैमाइश करनी पड़े तो आप पाइथागोरस थ्योरम के बगैर हरगिज़ नहीं कर सकते। आज के क्वेश्चंस में हम यही चीज़ सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट्स नंबर 1 और 2 में हम सीखेंगे कि नंबर लाइन के ऊपर इर्रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। बच्चों, अगर किसी फार्मूले या कंसेप्ट के मंतक समझ में आ जाए तो उससे मुतल्लिका सवालात को बंदा सिर्फ हल ही नहीं करता बल्कि उसे एंजॉय करता है। आइए अब हम पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं कि ये क्या है। तो इसको यूज़ करने से पहले इसको अच्छी तरह समझ लेना ज़रूरी है और इसे समझते हैं। देखें, राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है ना, उसमें एक होती है बेस, ये वाली, ये लाइन सेगमेंट बेस होती है और उसके किसी एंड के ऊपर, चाहे इधर या इधर, 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। प्रोट्रैक्टर की मदद से एंगल बना के 90 का निशान लगा के ये एंगल बनाया जाता है। ये वाला, ये लाइन लगा के तो ये एंगल बन जाता है 90 का। अब ये इसको बेस कहते हैं और ये वाला जो होता है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। उर्दू में इसको कायदा यानी बुनियाद और इसको कहते हैं उर्दू में अमूद या इर्तिफा या बुलंदी, ये कह लेते हैं। इसको, इस एंगल को इसके साथ मिलाने के लिए जो लाइन खींची जाती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं उसको। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्यों हुआ? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो राइट एंगल कहलाता है। इसके ऊपर ये बनी हुई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों, इसके ऊपर हम ये फार्मूला जो है ना पाइथागोरस थ्योरम, इसके ऊपर उसने काम किया था। अब ये बेस जो है, आप इसका राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लिखें तो इसको हम ए रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ए रख लेते हैं, इसको बी रख लेते हैं, इसको सी रख लेते हैं। अब सी के सामने वाला ये वाला जो साइड हो गई, इसको हम स्मॉल सी से ज़ाहिर करेंगे या इसको ए बी लिख देंगे, ए बी साइड। और बी के सामने वाला ये जो ज़िला या साइड है, इसको हम स्मॉल बी से ज़ाहिर करेंगे और इसको कहेंगे कायदा है या ये बेस है। और ए के सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर जो है, ये लाइन, ये साइड, इसको हम स्मॉल ए से ज़ाहिर कर सकते हैं ताकि फार्मूले की सही समझ आए। बच्चों, इसके ऊपर फार्मूला ये बना कि अगर आपके पास ए सी ये साइड जो है इसकी आपके पास लंबाई मालूम हो और बी सी साइड की भी आपके पास लंबाई मालूम हो, तो फिर ए का स्क्वायर जो होता है, ए साइड का स्क्वायर ये वाला और बी साइड का स्क्वायर ये वाला, अगर इनको दोनों को प्लस करें तो हमें सी साइड जो है ये वाली यानी ए बी साइड, उसका स्क्वायर मालूम हो जाता है।
इस तरह ये फार्मूला बन गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों स्क्वायरों को प्लस करें तो इस साइड का स्क्वायर आ जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि अगर ए की पैमाइश हो, यानी ए की लेंथ हो या ए की वैल्यू हो 3 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू हो 4 सेंटीमीटर, तो हम सी की वैल्यू मालूम करेंगे कैसे, कि इस फार्मूले को यूज़ करके। अब ये है ए बी यानी सी स्क्वायर है, और ये बी सी ए स्क्वायर है, और ये ए सी जो है ये बी स्क्वायर है, ये वाला है। अब इनकी उसी तरह जो वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू ये देखें 3 सेंटीमीटर है और इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ये मालूम करनी है ये वाले। अब 3 सेंटीमीटर को जब हमने हल किया तो वो 9 बन गया। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बन होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। जब इनको प्लस किया तो 25 बन गया। अब किसके बराबर है? ए बी के स्क्वायर के, यानी सी के स्क्वायर के, इसके स्क्वायर के बराबर है 25 है। लेकिन हमें स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, हम इसका साइड की लंबाई मालूम करना चाहते हैं। इसलिए स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाना होता है। जब इसका स्क्वायर रूट लगेगा तो ज़ाहिर है कि फिर इसका भी साथ लगाना पड़ेगा, बराबर रखना है इसको। तो इसका स्क्वायर रूट इस तरह ख़त्म होता है कि 2 जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देता है, ख़ुद भी कैंसिल हो जाता है, उसको भी कैंसिल कर देता है। तो ए बी की लंबाई हमारे सामने आ जाती है। तो ये ए बी की लंबाई ये वाली। अब फिर ये कितनी आई? 25 का स्क्वायर मालूम हुआ, 25 का स्क्वायर रूट निकला तो वो 5 आ गया। अब ए बी की लंबाई यानी सी की लंबाई जो है वो 5 निकली। बच्चों, इस फार्मूले की मदद से हम अपना जो क्वेश्चन है उनके ऊपर ये काम करेंगे, क्योंकि वो इसी फार्मूले से हल हो सकते हैं, वरना वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकते वो नंबर, क्योंकि वो इरेशनल है। तो चलो आइए फिर हम उसको हल करते हैं। मेरे तलबा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2। इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अगर उसको डेसिमल देखें, डेसिमल में आप कैलकुलेटर निकालें तो डेसिमल बनाएं, तो डेसिमल में वो होगा 1.414213 सो ऑन, यानी ये आगे कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये बन गया इरेशनल नंबर। जो आपको पहले ये मालूम हो चुका है कि इरेशनल नंबर जो होता है वो एक डायग्राम की मदद से ही हम उसको, ज्योमेट्रिकल डायग्राम जो है ना, उसकी मदद से ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो भी आपने सीख लिया कि उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल ही होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये काम करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के मतलब भी आप अच्छी तरह समझ गए। तो आइए अब इसको अमली तौर पर यहाँ बनाकर देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखो ना, हमने देखा कि 1 जो है इधर डेसिमल पार्ट में, ये इंटीग्रल पार्ट जो है 1, हम उसको यूज़ करना है। उसके मुताबिक हमने 0 से लेकर 1 तक तो ये कंप्लीट पार्ट हो गया। अब ये वाला साइड जो है ना, ये जो एक्यूरेट नहीं है बल्कि इन्फिनिट है, तो उसको हमने इस दूसरे हिस्से में तलाश करना है। वो पाइथागोरस थ्योरम ही तलाश करेगा। तो पहले हम वो जो राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है उसका बेस बनाते हैं। वो 0 से 1 तक बनाएंगे, 0 से 1 तक ये बेस बन गया। अब जो इस बेस पर हम इसके इस एंड पर 1 पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाकर, 90 का एंगल बनाकर उसमें से हम 1 यूनिट के बराबर, यानी 1 यूनिट के बराबर हम उसको काट लेंगे। इस तरह ये बन गया। हम 2 यूनिट यहाँ से ले लेंगे, 5 तक, यहाँ तक 2 यूनिट बन जाते हैं, वो 1 यूनिट बन जाता है, यहाँ से ले लेंगे। अब ये वाला ये बन गया बेस और ये बन गया परपेंडिकुलर, यानी ये कायदा है और ये अमूद बन गया। अगर इसका नाम तो पहले ही ओ मौजूद है यानी 0 है, इसको अगर हम ए रख लें, इसका नाम बी रख लेते हैं। अब बी को मिलाएंगे ओ के साथ,
बी को जब ओ के साथ मिलाएंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसका ये वाला एंगल जो है यहाँ ये 90 डिग्री का बन गया। अब इस पर ये फार्मूला ऐसा होगा कि आपको पता है कि ये उसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाला ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब जो हम ओ बी जो है ना इसको लेते हैं, ओ बी तो फार्मूला लिखते हैं हम ओ बी की लंबाई मालूम करना चाहते हैं तो फार्मूले के मुताबिक ओ बी जो सेगमेंट है उसका स्क्वायर होगा इज इक्वल टू फिर ये ओ ए का इसकी लंबाई का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस ए बी का स्क्वायर ले लेंगे, दोनों स्क्वायरों को प्लस करेंगे तो ये हासिल हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन में आता है। अब पहले हम उसको बना लें, इसको वो जो इसी हमने मालूम करना है। इसकी लंबाई कितनी है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर बन गया। इसकी लंबाई कितनी है वो भी 1 है, यानी ये लंबाई भी 1 है, ये लंबाई भी 1 है, तो ये भी 1 यूनिट है, उसका स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर जो है ये पहले 1 का स्क्वायर देखते हैं कि क्या आता है। वो है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इस 1 का भी 1 ही होगा। 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, यानी एक ये 1 1 आएगा। तो फिर ओ बी होल स्क्वायर जो है ये आया 2 के इक्वल, 1 और 1 मिलाकर 2 बने। अब हमें ओ बी की लंबाई चाहिए, ना कि उसके स्क्वायर को। स्क्वायर की ज़रूरत है हमें। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगाएंगे। इस तरह जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ज़ाहिर है कि इसको इक्वल रखने के लिए 2 का भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ने एक दूसरे को कैंसिल किया तो हमारे पास आया ओ बी। ओ बी साइड आ गई, उसकी लंबाई कितनी निकली 2 स्क्वायर रूट 2 निकली। तो अब बच्चों इससे साबित हो गया अगर ये 1 है यूनिट और ये भी 1 है, तो ये 1 यूनिट है, वो भी 1 यूनिट है, तो ये फिर कितना होगा स्क्वायर रूट 2 यूनिट होगा, यानी वो स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब हमें स्क्वायर रूट 2 जो है उसकी लंबाई का पता चल गया कि वो इस नंबर लाइन पर वो कहाँ तक जाके उसकी लंबाई जाती है और कहाँ जाके वो हमें आखिरी पॉइंट मिलेगा, पी मिलेगा। उसके लिए हम एक आर्क लगाएंगे, उसका हम मैच कर लेते हैं कि ये इसकी हाइपोटेन्यूज की लंबाई यानी स्क्वायर रूट 2 कितना है। ये रेडियस को लिया हमने, इस ओ के मकाम पर हमने अपने कंपास को रखा और फिर एक आर्क लगाएंगे। अब ये हमने आर्क लगा ली वाली, सॉरी, तो आर्क लगाई, उस आर्क ने इसको इस मकाम पर आके इंटरसेक्ट किया। अब ये जहाँ इंटरसेक्ट किया हुआ है ये हमारा पॉइंट पी हमें हासिल हो गया। इसको ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ऐसे करके ये पॉइंट पी है, उसके ऊपर हम एरो हेड बना लेते हैं और ऊपर लिख देते हैं 2 स्क्वायर रूट 2। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम नीचे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस पॉइंट पी represents किसको रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट 2 को ऑन द नंबर लाइन। हमारा पहला पार्ट हल हुआ। जो दूसरा पार्ट है क्या रूट 3, तो जो इस पर थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये इरेशनल नंबर जो है इसमें 2 ये इसका रूट 3 है ना,
तो इसमें 2 नंबर इसमें शामिल हो गए 2 + 3। जब हम इसके साथ तजिया करते हैं तो 2 + 1 है, तो 2 का भी और 1 का भी, इसके दोनों के लिए डायग्राम के 2 पोर्शन हमारे बन जाएंगे। तो कैलकुलेटर पर इसकी डेसिमल वैल्यू जो है ना वो यही है 1.7305। तो 1 इसका कंप्लीट पार्ट है, उसको हम यूज़ करेंगे और इसको फिर आगे आके अगले सेगमेंट में या अगले इसको यूनिट में देखेंगे लाइन के ऊपर। उसी तरह हमने लाइन पहले बना ली। अब हमारे पास इंटीग्रल पार्ट कितना है, 1 है। तो इसका पहला स्टेप जो है ना, इसका स्टेप 1, क्योंकि इसके 2 स्टेप करने पड़ेंगे, तो स्टेप 1 है स्टेप 1 करते हैं पहले। स्टेप 1 में क्या करना है, ऑब्टेन करनी है हमने √2। √2 को देखेंगे और उसके बाद ऑब्टेनिंग √2, ये पहले देखिए। उसके बाद फिर 3 देखेंगे। इसी तरीका है जो पहले था कि क्या किया था हमने कि हमने इसी तरह 0 से 1 तक एक राइट एंगल ट्राइंगल का बेस बनाई ऐसे। फिर इस बेस के इस एंड के ऊपर हमने बनाया था एक 90 डिग्री का एंगल। इस तरह बनाया 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक यूनिट पर काटना है उसको, और अगर उसका बेस 1 है तो हमने उसका परपेंडिकुलर भी 1 ही रखना है। उसी तरह इसका नाम रख लेते हैं O A, इसका रखा B को O से मिला दिया, ये बन गया हाइपोटेन्यूज। तो जो अब वही पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि OB जो है, OB किसके बराबर आता है, OB का स्क्वायर वो आता है OA की लंबाई का स्क्वायर प्लस AB की लंबाई का स्क्वायर, इसके बराबर आ जाता है। अब उसी तरह अगर ये OB है, उसका स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई 1 है तो 1 का स्क्वायर बन गया। अगर इसकी लंबाई भी 1 है तो 1 का स्क्वायर बन गया। फिर OB का स्क्वायर इक्वल हुआ 1 का स्क्वायर। जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 × 1 के बराबर ही आता है, और इसका भी 1 ही आएगा। फिर OB किसके बराबर हुआ, OB का स्क्वायर बराबर हुआ 2 के। अब जब हमें चाहिए OB, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट लगा लिया, इसका भी स्क्वायर रूट लग गया। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, तो OB की वैल्यू निकली √2। अब तो ये है √2। अब √2 जो है उसकी लंबाई हमें पता चल गया कि वो 0 से लेकर √2 इधर जाएगा। तो उसकी जितनी लंबाई है उसके मुताबिक हम यहाँ इधर निशान लगाएंगे। उसके लिए वही हम कंपास इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइपोटेन्यूज है, यानी √2 है, उसके बराबर हमने इधर से यहाँ से आर्क लगाई। अब इस आर्क ने इस मुकाम पर कब्जा किया, लेकिन हमें, चूँकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने तो जाना है √3 की जानिब, इसलिए इसको यही रखते हैं। अब अगला स्टेप शुरू करते हैं, स्टेप नंबर 2। ये हमने क्या करना है, इसको ऑब्टेनिंग करनी है √3 की। उसके लिए जो हम ये वाला जो हिस्सा था ना उसका, अब हम ये यूज़ करेंगे।
लेकिन उसके लिए बेस बनाएंगे इसी को। ये दो तरीके होते हैं, एक बेस ये वाला स्क्वायर रूट 2 यहाँ से भी यहाँ तक बेस भी बन सकता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन सकता है। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है कि हम इस बेस के ऊपर उसका परपेंडिकुलर वाली राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाएं एक और। तो उसके लिए फिर वही पहले वाला तरीका यूज़ करेंगे कि हम इसको जो बेस हमारी अब नई बेस है, दूसरे स्टेप में बेस है, वो है स्क्वायर रूट 2। इसके इस एंड पर 90 का एंगल बनाते हैं। 90 का एंगल बनाकर उसको हमने उसमें से 1 यूनिट के बराबर, क्योंकि ये 1 यूनिट है, इसके बराबर हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लिया ये वाला। अब इस परपेंडिकुलर के ऊपर इसका नाम हम सी रख लेते हैं। तो सी को ओ से मिलाते हैं, सी को ओ से मिलाया तो ये हमारा ये बन गया, ये देखो। लेकिन इधर पहले इसको हल कर लेते, फिर समझ में आसानी से आता। अब हमारा ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है उसमें ओ सी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा? ये हमारा बेस है, वो बी का स्क्वायर, और ये बी सी प्लस बी सी का स्क्वायर इसके बराबर आएगा। अब जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ओ सी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ओ बी कितना है? स्क्वायर रूट 2 है। ये देखिए ओ बी स्क्वायर रूट 2 है ये वाला, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो ये वो भी ये ना, इसका बेस ये हमारा है और उसका परपेंडिकुलर क्या है? वो 1 है। तो 1 का स्क्वायर लेते हैं। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो जब 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर 2 का स्क्वायर हल करते हैं तो वो 2 ही निकलता है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इधर से 1 निकल आया। तो अब ओ सी का स्क्वायर जो है वो 3 आता है। अब इसका स्क्वायर नहीं हमें चाहिए, इसका चाहिए हमें सिर्फ ओ सी की लंबाई, इसलिए स्क्वायर रूट लगा दिया स्क्वायर रेडिकल ख़त्म करने के लिए। तो इस स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ने कैंसिल किया एक दूसरे को। अब हमें मिला ओ सी की लंबाई, वो कितनी मिली? स्क्वायर रूट 3 मिल गई। अब बच्चों ये है स्क्वायर रूट 3 ये वाला। अब इसकी लंबाई 0 से लेकर आगे तक हम स्क्वायर रूट 3 तक ऐसे जाएंगे। जितनी ये लंबाई है उतनी इधर से हमें लंबाई मिलनी चाहिए। उसके लिए वही फार्मूला पहला ही, वही तरीका। तो हमने ये रेडियस कितना रखा? ओ सी तक इतना रखा। अब रख के इसके ऊपर हम लगाते हैं आर्क। ये यहाँ आके उसने इंटरसेक्ट किया। अब ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला, ये हमारा पॉइंट है जिसको हम चाहते थे कि वो आए। ये हमारा पॉइंट है, ये वाला। इसको पी रख लेते हैं और ये है स्क्वायर रूट 3 यहाँ रिप्रेजेंट हो गया इस मकाम पर। तो बच्चों अब ये हमारा दोनों पार्ट हल हुए। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले सवाल सॉल्व करेंगे। खुदा हाफिज़।